गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो है पार्टनरशिप का ही सेकंड चैप्टर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या गुडविल द वैल्यूएशन और उसके नेचर के बारे में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जब हम लोग पार्टनरशिप के आगे चैप्टर करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो उसमें गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन होती है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गुडविल होती क्या है, इसमें मीनिंग कवर करेंगे, इसकी वैल्यूएशन मेथड, क्यों हम वैल्यूट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। ये सारा टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। एक बार क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे और लेटेस्ट क्लासेस मिलती रहे। तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। गुडविल, गुडविल होती क्या है? गुडविल बेसिकली एक रेपुटेशन है, किसी भी फॉर्म की रेपुटेशन जो फॉर्म अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके क्रिएट करता है, जनरेट करता है, तो वो एक गुडविल फॉर्म हो जाती है। इसीलिए बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो गुडविल होती क्या है? एक तो रेपुटेशन है और इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं, वो हम देखेंगे। तो गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कैसी टाइप की नेचर की एसेट्स है? तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम लोग महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। राम अच्छा है तो अच्छा है, उसको हम लोग सिर्फ महसूस कर रहे हैं, ये तो नहीं है छू सकते या हम लोग उसको तो नहीं। वैसे ही गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिनको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते, टच नहीं, सिर्फ एक फील कर सकते कि हाँ उसकी सर्विसेज अच्छी है, इस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब गुडविल की अकाउंट्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टनरशिप में इसकी वैल्यूएशन बहुत जरूरी है और इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 26 AS है, AS 26 है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रीटमेंट्स, वैल्यूएशंस, रूल्स सारा कुछ मेजर होता है। तो हम लोग बेसिकली एक बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं कि इसकी क्या रैप हो सकती है। तो मैंने बताया जैसे कि गुडविल मीन्स रेपुटेशन, रेपुटेशन होती है, गुडविल किसी भी फॉर्म की रेपुटेशन को मेजर करती है। और यदि इसकी मीनिंग की जाए तो इट इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने कहा इंटेंजिबल एसेट्स है, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। विच प्लेस एन इंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेजेस पोजीशन ड्यू टू विच इंटरप्राइजेस इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये एक एडवांटेजेस पोजीशन है कि जब फॉर्म अपनी सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उसकी वजह से वो उसको क्या करते हैं, एडवांटेजेस देते हैं और वो उस पोजीशन में आ जाता है ताकि इससे उसको हायर से हायर प्रॉफिट हो। एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना एफर्ट्स के। यदि एक बार मेरी गुडविल बन जाती है तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, मार्केट में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, ये चीज नहीं करनी, रेफरेंसेस। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी गुडविल बन जाएगी तो लोग खुद रेफरेंसेस देने लग जाते हैं और उससे हायर प्रॉफिट अर्न होने लगते। तो ये हमारी एक डेफिनेशन था। अब इसकी फीचर्स की बात करें तो मैंने बताया सबसे पहला ही फीचर वही है कि इट इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। और जो गुडविल वैल्यूड होती है, मैंने बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि AS मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इसका जो रूल 26 है जिसके अकॉर्डिंग इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मेजर होते हैं। दूसरा, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एंड इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइज कोई नहीं, ये तब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती, मेजर होती है जब ये हम बिजनेस को सोल्ड करते हैं, तब इसकी वैल्यू मेजर होती है और उस टाइम इसकी वैल्यू शो होती है। ये भी हमारी एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है, सबकी अपनी एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है जिसके बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन होती रहती है। दूसरा, इट इज नॉट डेप्रिशिएटेड लाइक टेंजिबल एसेट। जो हमारी टेंजिबल एसेट्स है जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख रहे हैं, तो उनकी डेप्रिशिएट होती है, वो घटती है। लेकिन जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं वो हमारे लिए डेप्रिशिएट नहीं होती, अमोर्टाइज होती है, यानी कि उसको कहते हैं कि मतलब एक टाइप की होती है, हमारी गिरना स्टार्ट हो जाता है। यदि आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं होगी तो आपकी रेपुटेशन डाउन होने लग जाएगी, तो वही चीज है, यदि आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो ओवर द ईयर ये अमोर्टाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब पार्टनरशिप फॉर्म में इसकी क्यों जरूरत है कि हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं? तो इसके वैल्यूएशन करने के कई कारण हैं। हम लोग पार्टनरशिप में इसलिए वैल्यूएशन करते हैं जब कई, मान लो सपोज करो हमारी फॉर्म में कल A B C
तीन पार्टनर है, तीनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और बाद में ये डिस्प्यूट हुआ रेशियो चेंज होने की वजह से सॉल्व हुआ डिस्प्यूट को, तो उस केसेस में हमारी फॉर्म दोबारा से रिकंस्टिट्यूट होती है, यानी दोबारा से पुनर्निर्माण होती है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, फिर से हम गुडविल की मेजरमेंट करेंगे। तो उस केसेस में हमारे को वैल्यू जो गुडविल ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। कोई नया पार्टनर हो, सपोज करो मैं और ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों ने बहुत मेहनत की और फर्म की गुडविल बहुत बना दी, फर्म की रेपुटेशन हुई जिसकी वजह से गुडविल हुई। अब कल कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या वो अपनी इतनी मेहनत की हुई रेपुटेशन दोबारा उसको दे देंगे? नहीं, ऐसे नहीं ना, उसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन होगी कि नहीं जी हमने इतनी मेहनत की, हमारी एट प्रेजेंट इतनी गुडविल है, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, बियर करने पड़ेंगे। तो उसलिए भी हमें जरूरत होती है। या कोई रिटायर हो या कोई डेथ हो जाए तो भी तो कहेगा कि मैंने इतने साल मेहनत की, उसकी वैल्यू भी तो हमें मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग मेजर करते हैं। कल यदि हम फॉर्म सेल कर रहे हैं तो हमारी कितनी वैल्यू है, उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, गुडविल कितनी है, तो उसको मेजर करने में या कल दो फर्म में आपस में अमलगमेट हो जाए तो इस केसेस में हमें गुडविल की जरूरत होती है। इसके कई ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से गुडविल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो हम फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल देखते हैं। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल हमारे कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला हमारे पास है इफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो किसी भी फॉर्म के लिए उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। यदि हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी। यदि आप सर्विसेज अच्छी दे रहे हो, मैनेजमेंट यानी उसने बोला इफ द मैनेजमेंट इज एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल एंड कम्पीट द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर फर्म। यदि हमारा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, हमारे लिए कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, तो अलग से हमारे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो इससे हमारी गुडविल बढ़ेगी और इससे घट भी सकती है। यदि इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है तो घट जाएगी, इफिशिएंट है तो गुडविल हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करता है। यदि हमारी फेवरेबल लोकेशन नहीं होगी तो उससे हमारी नहीं, तो फेवरेबल लोकेशन यदि है तो हमारा इंक्रीज होगा। अब फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसमें। फेवरेबल लोकेशन का मतलब होता है कि मान लो ऐसी सोसाइटीज में मेरी फॉर्म है जहां ओल्ड एज जो होते हैं पर्सन काफी है, तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा, यदि मेरी फॉर्म की जो लोकेलिटीज है, मान लो मेरी फॉर्म टॉप फ्लोर पे है, मैंने कोई फैसिलिटी नहीं दी, तो उससे क्या मेरी गुडविल बढ़ेगी? नहीं, वो लोग तो बुजुर्ग बंदे आ नहीं सकते वहां पे। तो उस वजह से फेवरेबल लोकेशन भी जरूरी है। या कई ऐसी जगह है जहां मार्केट है नहीं, कोई है नहीं, क्राउड है नहीं, वहां मैंने फॉर्म खोली, तो उससे क्या होगा, तो फेवरेबल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होने चाहिए हमारे पास। दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, यानी कि फॉर्म एंटर इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स परचेज एंड फेवरेबल। ये नहीं है कि एक दिन दो दिन में गुडविल बनती नहीं, इसके लिए काफी टाइम पीरियड लगता है। तो एक हमारे लिए फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सेल परचेज के लिए, एक टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए। उसने वही स्टैब्लिशमेंट की, जो लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि बिजनेस लंबे समय तक के लिए हमारे को चलाना चाहिए, तो ये भी इसकी एक फेवरेबल है। अगला हमारे पास एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। यदि हमने नॉर्मली पेटेंट्स आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स के लिए हम लोग को पेटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि हमारे पास उस नेसेसरी पेटेंट्स है तो उससे और भी गुडविल हमारी बढ़ती है। जैसे ब्रांड वैल्यू हम लोगों ने लेके अपनी बना रखी है, उसके पेटेंट्स ले रखे, कोई कॉपी नहीं करेगा, तो उससे हमारी और गुडविल बढ़ती है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कि नहीं जी कॉपी नहीं है, इनके पास है। एक्सेस टू सप्लाई, उसने बोला कि when the supply of material is difficult to get, there will be higher value of goodwill for the firm which has good arrangement for the getting supply। यदि हमारे पास सप्लाई, जैसे उसने बोला कि access to supply, सप्लाई भी जो हो हमारे पास इजी हो, लोगों के पास मान लो ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं सप्लाई इजीली कर रहा हूँ, उनको अरेंजमेंट मिल रहा है, तो उससे भी हमारी गुडविल बढ़ती है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी पे ट्रस्ट लोग करते हैं, तो इसलिए क्वालिटी। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आप गुड्स की, जैसे मार्केट में डिमांड है इस टाइम, मान लो विंटर है या समर है इस टाइम, सपोज करो समर में जो हमारे पास क्लोथ्स है और लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रही है, आप वो पुराने ट्रेंड के रखोगे तो आपकी गुडविल नहीं बढ़ेगी, उसको डिमांड के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मार्केट सिचुएशन जैसे ही कह रही है उसके हिसाब से चेंज करो और उसके हिसाब से एडजस्ट करोगे तब आपकी गुडविल बढ़ेगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं बढ़ती। ऐसी रिस्क एसोसिएटेड बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। विदाउट रिस्क हम बिजनेस में हायर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो रिस्क जितना हो सकता है, यानी कि इफ द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर हायर देन द नॉर्मल, द बिजनेस विल गेट लेस वैल्यू ऑफ द गुडविल। वही है कि यदि ज्यादा तुम नॉर्मल जो है रिस्क है
उससे ज़्यादा लेने की भी कोशिश तभी भी हमारी गुडविल होती है, लेकिन हाँ रिस्क लेनी है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कहाँ है। यदि आपने मान लो सपोज करो, नेचर ऑफ बिजनेस इसलिए डिपेंड करता है कि यदि कई ऐसी सोसाइटीज है जहाँ सपोज करो कि हमारे यहाँ ब्राह्मण सोसाइटीज है, अब वहाँ आप गुड्स कैसी टाइप की, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, वही पूजा पाठ से रिलेटेड वाले। लेकिन वहाँ आप मान लो कोई चिकन या इन सब का शॉप खोल दोगे तो वहाँ चलेगी थोड़ी, नहीं चलेगी। तो वो एक फेवरेबल हमारे लिए नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ऐसी पास्ट परफॉर्मेंस हमारी कैसी परफॉर्मेंस है, और इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हमारी रिलेशनशिप कैसी है, आफ्टर सर्विसेज कैसी है। यदि आपकी सर्विसेज अच्छी है तो गुडविल बढ़ेगी। यदि मैंने सेल किया उसके बाद भी उनको रिपेयर सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज टाइम टू उनको दे रहा हूँ, तो वो हमारे लिए गुडविल बढ़ाता है। लेबर रिलेशनशिप, जो हमारे पास काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसी है, तो उससे भी हमारी गुडविल। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं गुडविल के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो गुडविल को क्लासीफाई करने के लिए दो कैटेगरीज है। हम लोग दो कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास है कि परचेज ऑफ गुडविल, या तो हम किसी की गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, या दूसरा होता है कि सेल्फ जनरेटेड, यानी कि मैं खुद जनरेट कर रहा हूं। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप की है गुडविल, एक होती है कि परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसके दो टाइप के हमारे पास गुडविल की कैलकुलेशन है यहाँ पे। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। अब ये सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल क्या है, तो मैं कह रहा था कि परचेज ऑफ गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। तो परचेज ऑफ गुडविल मैंने बताया कि हमने परचेज किया है। परचेज ऑफ गुडविल इज दैट गुडविल ऑफ द फर्म व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द फर्म फॉर द कंसिडरेशन, यानी कि फर्म उसको एक्वायर करती है कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग देके, यानी कि जैसे या तो उसके लिए वो कैश पेड कर रही है, इन काइंड्स में भी हो सकता है। दूसरा, इट इज सोन एज ए बैलेंस शीट, सोन इन बैलेंस शीट एज ए एसेट्स, यानी इसको मैं बैलेंस शीट में एज ए एसेट सोन करता हूं। यानी कि किसी की गुडविल को परचेज कर लेना, उसको हम परचेज ऑफ गुडविल बोलते हैं। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, और इसमें एक इनहेरिटेंट भी होती है। इनहेरिटेंट होता है कि हमारे लिए पीछे से चलता आ रहा है, पुश्तैनी ऐसे कई बार होता है कि हमारी गुडविल बनती जाती है, वो उसको इनहेरिटेंट बोला जाता है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड यानी कि मैंने खुद की मेहनत करके मैंने जनरेट किया, काफी एफर्ट मार के, तो उस केसेस में हम लोग उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। इट इज नॉट ए परचेज फॉर द कंसिडरेशन, मैंने परचेज नहीं किया, बट इट इज अर्न बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है उसने एफर्ट देके इसको अर्न किया। तो ये हमारे पास दो कैटेगरी की गुडविल है, एक होती है परचेज ऑफ गुडविल, एक होती है हमारे लिए सेल्फ जनरेटेड, यानी कि जिसको मैंने परचेज किया हुआ, जिसके लिए मैंने कंसिडरेशन पे किया, इसकी रिकॉर्डिंग होती है बुक्स में, और इसको हम लोग एज ए बैलेंस शीट में एसेट शो करते हैं। दूसरा हमारे लिए होता है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है कि मैंने खुद की एफर्ट से जनरेट किया हुआ, इसकी लास्ट में वैल्यू, जब हम गुडविल जब हम अपनी फॉर्म को बेचते हैं तब इसकी वैल्यूएशन होती है। दूसरी बात है कि अब हमारे लिए जब हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो कितने टाइप्स के मेथड है जिसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन देखते हैं गुडविल की, कि मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल देखते हैं कितने टाइप के मेथड्स हैं। बहुत ही सिंपल हमारे पास एक्सप्लेनेशन है मेथड्स की। जो हमारे पास मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा और विद एग्जांपल, विद स्टेप्स, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एक कंसेप्ट को। तो ध्यान से समझना। जो पहला मेथड मैं करने जा रहा हूं, मेथड जो पहला करने जा रहा हूं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये 2 टाइप के होते हैं। ये एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये सवाल आता है, सर सिंपल कब यूज होगा, वेटेड कब यूज होगा? जब हम +2 लेवल तक पढ़ते हैं बेटा, तो उस केसेस में बेसिकली हमें मेंशन होता है कि क्वेश्चन में कि इस मेथड से सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन जब आप हायर लेवल पे यानी बीकॉम लेवल या सीए, सीएस ऐसे करोगे, तो उस लेवल में आपको कई बार आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट लगेगा या वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगेगा।
तो ये ध्यान रखना कि जब हमारा प्रॉफिट ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, तो उस केसेस में हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना पड़ता है। लेकिन जब एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो उस केसेस में हमारा जब प्रॉफिट जो हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड ना हो और वो हमारा फ्लैक्चुएट होता रहा, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है प्रॉफिट, तो उस केसेस में हम सिंपल लगे। लेकिन जब हम वेटेड की बात करें तो वेटेड तभी यूज होगा प्रॉफिट जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली। अब तो ये बात आ गई, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो मैं इसको 1 बाय 1 स्टेप से सॉल्व करता हूं। तो इसको जो हम लोग इन दोनों को एक ही साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन स्टेप में देखते कहां यूज होगा। तो जो पहला स्टेप इसका बनता है सॉल्व करने का, वो कहता है कि कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कि मुझे सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब ये है कि कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ऐसी आइटम ऐड और लेस कर देते हैं जो कि हमारे लिए एज ए एक्सपेंस और एज ए इनकम नहीं होती। तो उस केसेस में मुझे उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैंने कोई प्रॉफिट है, किसी भी साल का प्रॉफिट हो, तो उस साल के प्रॉफिट में एडजस्ट कर देंगे यदि उसमें वो इंक्लूड या एक्सक्लूड हुआ हो तो। जैसे कि अब इसमें ऐड क्या करेंगे सर? तो जो यदि कोई भी प्रॉफिट है तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि अनसर्टेन, कुछ अचानक लॉस है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड्स आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, तो उसकी वजह से जो नुकसान है। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि रेगुलर हमारे लिए नुकसान हो रहा है तो इसीलिए हमारे लिए खर्च बिजनेस एक्सपेंस है, नहीं। ये अनसर्टेन, वन टाइम कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यदि अनसर्टेन चीज है यानी कि एबनॉर्मल लॉस है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, तो वो हम लिए ऐड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या है? ये ऐसी एक्सपेंस है जो नियर फ्यूचर में हमें नहीं पे करनी, कि ये फ्यूचर में हमारे लिए होगी नहीं एक्सपेंस, इस वजह से हम इसको नॉन रिकरिंग मानते हैं। यानी कि वन टाइम पेमेंट दे दीजिए, आगे फ्यूचर में ये हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ऐड कर देते हैं। आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि आगे तो खर्चा है नहीं रेगुलर बिजनेस में, तो इसलिए उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, उसको हम ऐड कर देंगे। और क्या ऐड कर देंगे सर? ऐसी एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस से, जैसे कि कई बार होता है कैपिटल लॉस हो जाती है। कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है? जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स यानी कि जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी पड़ी उसको लॉस, बेचने पे लॉस हो जा रहा है, तो ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है, जो कि हमारे पीएनएल का पार्ट नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस में ओनली रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, तो कैपिटल नेचर की ना एक्सपेंस रिकॉर्ड होती है, तो इस वजह से भी हम लोग इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे यदि आपने माइनस किया। और क्या हो सकता है सर? और भी हो सकता है, कई बार होता है कि हम लोग ऐसे एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, उसको हम रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने क्या किया? जैसे कि मैंने हैवी रिपेयर करा दिया, मान लो कोई मशीनरी जिससे लाइफ बढ़ गई उसकी, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको मैंने एज ए रेवेन्यू रिपेयर ट्रीट करके मैंने पीएनएल में से माइनस कर दिया, तो ये हमारे लिए पार्ट ऑफ दी पीएनएल नहीं होता। तो इस वजह से यदि माइनस किया है तो ये ऐड कर देंगे। और क्या हो सकता है सर जो हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा? तो इसमें जो हमारे पास होता है नेक्स्ट है ओपनिंग और क्लोजिंग। कई बार होता है कि हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस कर देते हैं। कई बार जैसे कि मान लो क्लोजिंग स्टॉक में कई बार ज्यादा दिखा देता, कम दिखा देता, ओपनिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा और कम दिखा देते हैं। तो जैसे कि सपोज करो यदि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया, अंडर वैल्यूड यानी कि तुमने कम दिखा दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड आता है वो पीएनएल, तो उसका टोटल करो माइनस करो, तो यदि तुमने उसको कम दिखाया है तो मींस कि आपका प्रॉफिट कम आ रहा होगा। तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा? इसको ऐड कर दूंगा। किसको? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग स्टॉक को मैं अंडर वैल्यूड कर रहा हूं तो ऐड हो जाएगा। ऐसी ओपनिंग स्टॉक, यदि तुमने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रहा है, जो कि गलत है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? ऐड करके सही कर दूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ
ओपनिंग स्टॉक। तो ये सारा चीज ऐड हो जाता है। लेस क्या होता है सर? तो हमारे लिए लेस जो होता है अपोजिट। अब एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन क्या होता है? कई बार होता है कि अचानक कोई लॉस जैसे हो गया, वैसे गेन भी हो जाता है। कई बार हमारे को सपोज करो लॉटरी लगी तो भाई बिजनेस में लॉटरी हमारे लिए क्या होता है अचानक, या कई बार होता है कि हमारे को एक्स्ट्रा कई बार होता है कैपिटल गेन हो जाए, तो वो भी हमारे लिए नॉर्मली गेन है। हर बार तो नहीं होगी ना। तो रेगुलर जो इनकम नहीं होती है, रेगुलर जो गेन नहीं होती, वो पार्ट ऑफ द पीएनएल नहीं होता। तो इस वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं। और क्या हो सकता है? तो ऐसी नॉन रिकरिंग इनकम भी है, ऐसी इनकम जो अब फ्यूचर में होने वाली नहीं है फर्म के लिए, जो कि अब हुई बाद में, अब फ्यूचर में उसकी इनकम नहीं आएगी उससे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जो तुमने ऐड किया होगा। ऐसे ही हमारे पास ओवर और अंडर वैल्यूएशन। यदि कई बार होता है कि हम लोग ओवर और अंडर वैल्यूएशन, जैसे मैंने यहाँ ओवर कर अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा, तो ऐसे ही ओवर वैल्यूड कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा दिखा रहा है, जबकि गलत है, तो उसको मैं क्या करूंगा, माइनस करके। तो यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यदि ओवर वैल्यूएशन किया था तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैंने उसको घट गया था तो ऐड कर दिया। अब ऐसे ही मैं अंडर वैल्यूएशन प्रॉफिट कर दूंगा तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो अब मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब जैसे कई बार होता है कि आगे अब फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ता है, सैलरी, यदि हम पार्टनर को सैलरी दे रहे तो खर्चा है, पीएनएल का पार्ट है वो हमारे लिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट करते तो प्रॉफिट तो कम होगी ना। तो क्योंकि अब मैंने उसको माइनस नहीं किया तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो रेम्युनरेशन बोलो या सैलरी ऑफ पार्टनर। तो जब ये सारा माइनस करोगे तो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है, यानी कि जिस साल में हमारे को दिया होगा उस साल में ये हमें एडजस्टमेंट करने। पहला स्टेप दोनों ही मेथड में इंपॉर्टेंट है, चाहे वेटेड हो चाहे एवरेज प्रॉफिट से हो। पहला स्टेप यही कहता है कि हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें कोई एडजस्टमेंट हो रही हो। तो ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, लेट्स सी। दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यदि हम सिंपल की बात करूं और वेटेड की बात करूं, यदि मैं सिंपल की बात करूं तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपल में यदि एवरेज प्रॉफिट बात हो रही है तो बहुत ही सिंपल है, क्या करूंगा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, यानी कितने साल का प्रॉफिट था और टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना, डिवाइड कर दो, एवरेज है। लेकिन जब वेटेड की हो तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, एक फॉर्मेट बना देना है जी। फॉर्मेट क्या बनाना है, तो यहां लिख दोगे ईयर, यहां लिख दोगे प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, और यहां वेट, और यहां लिख दोगे उसका प्रोडक्ट। तो यानी कि जिस साल का एडजस्टेड प्रॉफिट होगा उसको वेट से इंटू करके इसका प्रोडक्ट बना लो, और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो वही टोटल वेट प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो ये हमारा टोटल वही वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट कर दिया, तो एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया था। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है, गुडविल निकालो जी। तो अब गुडविल कैसे निकलेगा, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल का, तो यहां क्या कर देंगे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, या और वेटेड है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमारा पहला मेथड है, बहुत ही सिंपल, 3 स्टेप है इसका। पहला स्टेप हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना बाय एडजस्टिंग सम एडजस्टमेंट। दूसरा स्टेप है कि इसका हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना, वही टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। फिर थर्ड स्टेप में हमें जो
एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू कर दोगे तो हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी पहले मेथड से। अब सेकंड मेथड क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड को भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड को निकालने का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। मेथड नंबर हम 2 करने जा रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, इसको भी हम स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। और जो इसका पहला स्टेप बोलता है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट वही अभी जो हम पीछे करके हटे, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? वही टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया जी। दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है जी? अब एवरेज प्रॉफिट वही एडजस्टेड निकालने का वही सेम फैक्टर है जी, जो हमने पिछले मेथड में जो पहला स्टेप किया वही सेम है। तो मैं इसलिए वहां पूरा नहीं कंसेप्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहां सीधे लिख दिया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट है निकालने का वही सेम फॉर्मूला है। जो सेकंड स्टेप है वो कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालो जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलता है वो कैसे निकलता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे नॉर्मली क्या हमारा रिटर्न आ रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है? अब बात आती है सर कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज है। एक हमारे पास जो अप्रोच है वो है एसेट्स अप्रोच। यानी कि यदि मैं एसेट्स अप्रोच से कैपिटल इंप्लॉयड निकालूं तो कैसे निकलेगा? तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब ये टोटल एसेट्स में क्या करना सर? यहां बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अब कंसेप्ट आया है कि आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कंसेप्ट है। पुराने में तो सिंपल यदि वो लिखा होता था कि नॉन ट्रेड, तभी हम उसको ट्रेड मानते थे, नॉन ट्रेड मानते थे। अब यहां कंसेप्ट क्या है? तो इसमें यदि टोटल एसेट्स की बात हो तो क्या क्या एक्सक्लूड होगा? तो एक्सक्लूडिंग एक तो फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है बेटा जब हम बिजनेस स्टार्ट करें उससे पहले खर्चा, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि हैवी एडवर्टीजमेंट, ये सारे जैसे पेनल सस्पेंस, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही हो, और तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कई बार क्वेश्चन साइलेंट रिगार्डिंग की उसने बताया नहीं, साइलेंट है बिल्कुल कि ये नॉन ट्रेड है या ट्रेड है, तो तुम इसको अजम्पशन लेके चलोगे कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और नीचे नोट में लिख सकते हो। तो इसीलिए ये दो चीजें इसमें से माइनस हो जाती है, इसमें से टोटल एसेट्स में से, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू एसेट्स अप्रोच। एक होता है हमारे पास लायबिलिटी अप्रोच। अब लायबिलिटी अप्रोच क्या कहता है? लायबिलिटी अप्रोच कहता है यानी कि लायबिलिटी के थ्रू हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। तो इसमें सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस यानी कि प्रॉफिट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये हमारे पास दो अप्रोचेस है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो अप्रोचेस है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स आपके क्वेश्चंस में गिवन होता है, रेट लिखा हो या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स एक ही चीज है। थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है गुडविल निकालने का। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
ये हमारा सेकंड मेथड था जी, जो कि ये भी हमारे लिए खत्म हो गया। ये हमारा सेकंड मेथड था जो कि हमारा फिनिश हो गया कि एवरेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कभी भी निकालने को बोले तो सिंपल 4 स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 अप्रोचेज है, एंड थर्ड स्टेप इज सुपर प्रॉफिट यानी कि एपी यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी यानी नॉर्मल प्रॉफिट। देन फोर्थ स्टेप इज गुडविल यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट हमारे पास है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखते हैं कैसे निकलता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी हम करने जा रहे हैं जी, लास्ट मेथड गुडविल निकालने की। तो लास्ट मेथड हमारा कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन, जब भी ये मेथड करो कैपिटलाइजेशन यानी कि अपनी फॉर्म की कितनी कैपिटल है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना। तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 अप्रोचेज है। कौन कौन से हैं तो देखते हैं। ये 2 बेसिस पे होता है हमारे पास। कौन कौन से बेसिस पे होता है तो पहला एक होता है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। एवरेज प्रॉफिट यानी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना। और जो दूसरा होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, यानी कि सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे भी निकालना। तो यदि मैं पहला मेथड अभी पहला यूज कर रहा हूं कि एवरेज प्रॉफिट पे हम कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके सिंपल 2 हमारे पास स्टेप्स है। पहला स्टेप वही हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा बिजनेस का। क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि हमारी बिजनेस की कैपिटल्स वैल्यू क्या है एट प्रेजेंट। तो इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये एवरेज प्रॉफिट, तो भाई वही एवरेज प्रॉफिट निकालने का वही सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का वही सिंपल फॉर्मूला, टोटल adjusted profit upon number of year profit। तो ये हमारे लिए होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास इससे कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। दूसरा स्टेप हमारे पास ये कहता है इसमें कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए वही 2 एसेट्स अप्रोच, जिसमें से हमारा था कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, वही इसमें एक्सक्लूडिंग करना हमें क्या है, वही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, यानी 2 चीजें। और यदि लायबिलिटी अप्रोच है तो मैंने वही बताया कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। और फिर हमारा आ जाता है थर्ड स्टेप, तो क्या है, तो वो माइनस करेंगे क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ यानी गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि स्टेप 1 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो हमने लगा रखा है इन्वेस्टमेंट कर रखा बिजनेस में उसकी वैल्यू कितनी है, और एट प्रेजेंट हमने बिजनेस इतने साल किया तो उसकी वैल्यू कितनी है। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारी गुडविल निकल आती है। जो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वो भी हम देख लेते हैं क्या है। अब सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसके लिए जो हमारे पास पहला स्टेप है वही एवरेज प्रॉफिट को निकालना, जो कि अभी हम कर चुके हैं, वही टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। लो जी, सेकेंड स्टेप
सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का वही फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। फिर थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मत पूछना सर कैसे निकालेंगे, अभी हम पीछे करके हटे हैं दोनों अप्रोचेस से। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एपी, वही एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी। और जो फोर्थ स्टेप होता है इसमें वही गुडविल निकालने का। तो गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। तो इससे हमारा ये गुडविल आ सकती है। तो ये हमारे तीनों मेथड आज हमारे क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। आप इस तीनों मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमारे मेल आईडी पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। दूसरा, यदि आपको और भी कोई क्यूरीज है तो आप हमारे को अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक